नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, उसके थर्ड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा PDF है। इस PDF को आप पाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप PDF फ्री में प्राप्त कर सकते, कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट कर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा यह PDF ऑन हो गया है। इसमें आप देख पाएंगे कि हमें जो क्वेश्चन मिला है दोस्तों, उसमें जो है सबसे साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था दोस्तों। काका हाथरसी से क्वेश्चन था, एक सैटर्न प्लानेट से क्वेश्चन था दोस्तों, सनी प्लानेट से क्वेश्चन था, जागोई और चोलोम डांस से क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन था, एक था अनुच्छेद के भाग से क्वेश्चन था, 4A के भाग से, वो किस आर्टिकल कौन से आर्टिकल है इस पार्ट में, यह क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि हमको पूरा ही क्वेश्चन मिला है दोस्तों इस शिफ्ट में। तो हम इसके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप इसको देख पाएंगे। उस PDF को आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगता है, केवल लाइक शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है दोस्तों, इसका सही जवाब है सरचिप। इसका सही जवाब है दोस्तों सरचिप, इसका सही जवाब है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश वाले के लिए सरचिप इन मिज़ोरम, सरचिप जो है मिज़ोरम में है दोस्तों। इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। काका हाथरसी किसकी स्थापना किए थे, काका हाथरसी किसकी स्थापना किए थे दोस्तों, इसका सही जवाब है संगीत कार्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों। इन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना की, पहले नाम था गर्ग एंड कंपनी, इसकी स्थापना काका हाथरसी ने किए थे दोस्तों। 1932 में उन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना किए। शुरू में इसका नाम था गर्ग एंड कंपनी, इसका नाम था, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर पुस्तकों के लिए एक प्रकाशन गृह था दोस्तों। यह जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर पुस्तकों के लिए एक प्रकाशन गृह था। 1935 में एक मासिक पत्रिका संगीत का प्रकाशन शुरू किया गया दोस्तों। 1935 में एक मासिक पत्रिका संगीत का प्रकाशन शुरू किया गया। संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर एक मात्र आवधिक जो लगातार 78 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है दोस्तों। यह जो है पत्रिका जो लगातार 78 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। बैटल ऑफ तराई मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया, बैटल ऑफ तराई यानी तराई की युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया, इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान, इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला तराइन का 2 युद्ध हुआ था। सबसे पहला युद्ध 1191 में हुआ था। सबसे पहला युद्ध जो है तराइन का, सबसे पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था दोस्तों। यह जो है 1191 में हुआ था। यह युद्ध जो है तरावरी जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में है तरावरी, वहाँ पर लड़ा गया था। तरावरी से ही लिया गया है शब्द जो है तराइन, तराइन जो है तरावरी शब्द से ही लिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये तरावरी में लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम, इस युद्ध का नाम तराइन पड़ा है। आगे बात करते हैं कि यह जो युद्ध है मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हारे थे और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी दोस्तों। ये तो तराइन की प्रथम युद्ध की बात थी दोस्तों। आगे बात करते हैं इनके द्वितीय युद्ध के बारे में। आप देख पाएंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यह जो है 1192 में लड़ा गया। तरावरी एक जगह है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है इसके,
वहाँ पर यह युद्ध जो है 1192 में दोनों ही युद्ध जो है 1 साल के अंतराल में लड़ा गया दोस्तों। यह द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है दोस्तों। तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। शनि ग्रह के छल्ले, जिसको इंग्लिश में रिंग कहा जाता है, किस चीज़ के बने होते हैं? शनि ग्रह के छल्ले जो होते हैं रिंग किस चीज़ के बने होते हैं? इसका सही जवाब है छोटे बर्फ़ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। छोटे बर्फ़ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ग्रह क्या होता है। ग्रह एक पिंड है। ग्रह एक आकाशीय खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहला ग्रह जो है मरकरी है, जिसको बुध बोला जाता है। उसके बाद वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है दोस्तों। यह हमारे 8 ग्रह है। और जो 9वां ग्रह था, जिसको 52वां ग्रह बोला जाता है, प्लूटो, उसको जो है इस श्रेणी से निकाल दिया गया है दोस्तों। देखिए शनि जो है, शनि ग्रह जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह बर्फ़, धूल और चट्टान से बने हैं दोस्तों। इसके जो है खूबसूरत छल्ले ठोस नहीं है और ये बर्फ़, धूल और चट्टान से बने हैं। इसके छल्ले जो है विशाल लेकिन पतले हैं। विशाल तो है इसके छल्ले लेकिन पतले हैं। इन्हें जो है दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है दोस्तों। इन्हें जो है दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है। शनि पर हवा बहुत तेज़ होती है। शनि पर हवा बहुत तेज़ होती है। भूमध्य रेखा के आसपास की हवाएं 1800 किलोमीटर, भूमध्य रेखा की हवाएं जो है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पृथ्वी पर सबसे तेज़ हवाएं जो है केवल 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। यानी पृथ्वी की तुलना में 4 गुना से भी ज़्यादा हवाएं जो होती है उनकी रफ्तार शनि ग्रह पर होते हैं दोस्तों। शनि सूर्य के चारों ओर बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। शनि जो है सूर्य के चारों ओर बहुत धीरे धीरे घूमते हैं दोस्तों। शनि पर एक वर्ष पृथ्वी पर 29 वर्ष से अधिक होता है दोस्तों। शनि जो है, शनि पर अगर 1 वर्ष हो रहा है तो पृथ्वी पर 29 वर्ष से ज़्यादा होगा दोस्तों। लेकिन यह अपनी धुरी पर बहुत तेज़ी से घूमता है। लेकिन यह अपनी धुरी पर बहुत तेज़ी से घूमता है और 29 वर्ष लगने का मतलब यह है क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। अर्थात एक दिन में 10 घंटे और 14 मिनट, अर्थात जो है एक दिन में जो है 10 घंटे और 14 मिनट में ही एक राउंड लगा लेते हैं ये। सौरमंडल, यह सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और उनके उपग्रह का संग्रह है दोस्तों। सौरमंडल जो है सोलर सिस्टम, वो सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर के बना है। साथ में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु के रूप में छोटे पिंड है दोस्तों। इसमें जो है क्षुद्र ग्रह यानी जिसको इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बोला जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है दोस्तों। सौरमंडल के ग्रह जो है सूर्य से दूरी के इस क्रम में है दोस्तों। यानी जो भी ग्रह है सूर्य से कुछ दूरी पर है, जो भी ग्रह है वो सूर्य से कुछ दूरी पर है। ग्रहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ग्रहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो ग्रह है वो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके अंदर के ग्रह है। एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र बेल्ट जिसको हिंदी में बोला जाता है, और एक बाहरी ग्रह है जिसको क्षुद्र के बाहर के ग्रह को जो जिनकी संख्या जो है 4 इधर है और 4 इस तरफ है। दोनों साइड जो है 4 4 है दोस्तों।
आप कुछ इस प्रकार देख पाएंगे कि पहला है मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसको इंग्लिश में बोलाता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद देखिए तो ये है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसको इंग्लिश में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बोला जाता है। एक टर्म आया है इसमें स्थलीय ग्रह, एक टर्म है स्थलीय ग्रह, जो कि अंदर वाले ग्रह को बोला जाता है। आंतरिक ग्रह को जो है स्थलीय ग्रह भी बोला जाता है। इसको देखें हम तो स्थलीय ग्रह की चट्टानी और ठोस रचनाएं होती है दोस्तों। स्थलीय ग्रह जो होते हैं उनकी रचनाएं जो है चट्टानी और ठोस होती है। वे जो है सूर्य के करीब है, वे तो सूर्य के करीब है, लेकिन उनके पास जो है चंद्रमा कुछ होती है, कुछ संख्या में, यानी 1, 2 इस तरीके से होंगे या फिर नहीं होंगे दोस्तों। इसमें कहा गया कि कुछ या कोई चंद्रमा, यानी जिसको उपग्रह भी बोला जाता है, नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि इसके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बगल में मान के चलिए हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में एक चंद्रमा है दोस्तों। तो इसलिए इसको बोला गया है कि या तो उसके पास चंद्रमा नहीं है या फिर कुछ है, यानी 1 है, 2 है, इस तरीके से संख्या में। लेकिन सैटर्न यानी शनि को अगर देखा जाए तो इस बेल्ट के बाहर है, यानी वो एक्सटर्नल है, बाहरी वाला है, तो उसमें 146 शनि के 146 उपग्रह है। इस तरीके से है। बात करें कि इसके अलावा इनके पास कोई छल्ले नहीं, यानी छल्ले को इंग्लिश में रिंग कहा जाता है। इसके चारों तरफ कोई रिंग नहीं है दोस्तों। अगला है जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह को गैसीय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। जोबियन ग्रह जो होता है इसको जो है गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। वे बड़े और गैस और तरल से बने होते हैं दोस्तों। ये बड़े भी होते हैं और गैस के और तरल के बने होते हैं। इनके पास जो है कई उपग्रह होते हैं। इनके पास जो है बहुत सारे उपग्रह होते हैं। उन सभी के चारों ओर कुछ छल्ले भी होते हैं दोस्तों। इस जोबियन ग्रह के जो होता है उपग्रह भी हैं, संख्या में ज़्यादा भी है उपग्रह, और इनके चारों तरफ रिंग है, यानी छल्ले भी है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है। पुंगचोलोम किस राज्य की नृत्य है दोस्तों? पुंगचोलोम जो है किस राज्य की नृत्य है? या फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया था दोस्तों, पुंग और चोलोम जो है, पुंग और चोलोम और जोगोई, चोलोम और जोगोई था दोस्तों। चोलोम और जोगोई जो है किस राज्य का नृत्य है? इसका सही, दोनों का ही सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर का ही नृत्य है दोस्तों जोगोई और चोलोम। चलिए मणिपुर के नृत्य के बारे में देखते हैं। अभी नूपा नृत्य, रासलीला, जागोई, थांगटम, डोल चोलम, मार्क नृत्य, ये सभी जो है मणिपुर के नृत्य हैं। और इसमें जो है पूछा गया था, आप देख पाएंगे कि इसमें जागोई भी शामिल है और पुंग चोलोम भी शामिल है दोस्तों। पुंग चोलोम है, डोल चोलोम है, तो चोलोम जितना रहेगा सब मणिपुर का है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि पुंग चोलोम क्या होता है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पुंग चोलोम जो है ध्वनि और आंदोलन के संयोग के साथ कला का रूप है दोस्तों। इसमें जो है नर्तक खुद मृदंग बजाती है, मृदंगा जो है पुंग बजाती है, पुंग जो है बजाती है। ये जो नृत्य करते रहती है वही जो है मृदंगा, या इसको कहा जाता है पुंग कहा जाता है। अगला है माई नृत्य जो है लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है। माई नृत्य जो है लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है, जिसमें जो है मुख्य कलाकार को माईबिस कहते हैं दोस्तों। मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं, यानी मुख्य कलाकार को जो है माईबिस कहते हैं, जो विशेष रूप से चयनित होते हैं दोस्तों। जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। देखिए खंभा धाबी जो है नृत्य एक युगल प्रदर्शन है दोस्तों। खंभा धाबी नृत्य जो है एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खंभा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। युगल का मतलब होता है दो जोड़े की कहानी का
प्रदर्शन, जिसमें एक गरीब है और एक बहादुर बालक की कहानी का प्रदर्शन है इस खंभा दावी नृत्य में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर कौन है? इसका सही जवाब है चंद गहलोत। चंद गहलोत इसका सही जवाब है दोस्तों। देखिए, थावर चंद गहलोत इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज़ द करेंट एंड 19th गवर्नर ऑफ कर्नाटक सिंस जुलाई 2021। ही इज़ अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में बीजेपी कहा जाता है। ही वॉज यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो द बीजेपी राज्यसभा लीडर द कंस्टिट्यूएंसी इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये राज्यसभा सांसद है दोस्तों। अगले तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्नाटक में बात करें, ये राज्य पॉलिटिकल आया है दोस्तों, तो इसके जान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की सीट कितनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु होती है। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ 28 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। चलिए इनको भी देख लेते हैं कि चंद गहलोत जो है एक भारतीय राजनीतिक है जो जुलाई 2021 से कर्नाटक के वर्तमान और 19वें राज्यपाल है। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। वह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे और मध्य प्रदेश में भाजपा के राज्यसभा नेता है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब है बम्बई। इसका सही जवाब है बम्बई या मुंबई, दोनों ही इसका सही जवाब है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुराम द्वारा बम्बई में की गई थी दोस्तों। प्रार्थना समाज को रिलेट करेंगे आत्मा से। प्रार्थना जो है आत्मा से किया जाता है, इससे हम याद कर पाएंगे आत्माराम पांडुराम। 31 मार्च 1867 को किया था उन्होंने इस समाज की स्थापना। चलिए, यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था दोस्तों। यह जो है समाज जो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित था। समाज का मुख्य उद्देश्य जो है ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार, ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना था दोस्तों। इसमें जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, विधवा पुनर्विवाह की शुरू, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन और बाल विवाह का उन्मूलन उनके लक्ष्य थे दोस्तों। बाल विवाह को जड़ से ख़त्म करने के इनके लक्ष्य थे दोस्तों। समाज के महत्वपूर्ण सदस्य में से महादेव गोविंद रनाडे थे, जो कि संस्कृत के एक टीचर थे, विद्वान थे दोस्तों। आगे है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे इसमें, राजनेता एक थे इसमें, सर नारायण चंदावरकर थे इसमें। ये सभी जो है इनके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के कौन सा शहर जो है सबसे पुराना लेस वर्क यानी कपड़े की जो कढ़ाई का काम होता है उसके लिए वो शहर था दोस्तों। इसका सही जवाब है जामनगर। इसका सही जवाब, लेस वर्क को आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो इस काम को करती है दोस्तों, ये आप देख पाएंगे कि डिजाइनिंग वर्क है। ये जो है सबसे पुराना जगह है जामनगर में, इसका कार्य जो करती है महिलाएं करती हैं इसका कार्य। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जामनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर फॉर क्रोचेज लेस वर्क विच इज़ डन बाय वीमेन ऑफ बोहरा कम्युनिटी, यानी बोहरा कम्युनिटी के जो समुदाय के महिलाएं हैं इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है दोस्तों। ये डिजाइनिंग वर्क है। अगला क्वेश्चन है एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप कौन से शहर में हुआ? एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप कौन से शहर में हुआ? इसका सही जवाब है मंगोलिया उलान बटेर। मंगोलिया उलान बटेर इसका सही जवाब है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। 22 अप्रैल 2022 को मंगोलिया के उलान बटेर में एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और
राधिका ने 57 केजी और 65 केजी की फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीते हैं दोस्तों। मनीषा ने 62 केजी महिला फ्री स्टाइल वर्ग में कोरिया की हैनबिट ली को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीती है। अंशु ने 2020 संस्करण में कांस्य पदक जीते हैं और 2021 में जो है अलमाटी में 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था दोस्तों। 2020 का ये डाटा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप देख पाएंगे कि तार की लंबाई दोगुना करने पर एमीटर की रीडिंग पर किस प्रकार प्रभावित होगा। दोस्तों पूछा गया है कि अगर तार की लंबाई को दोगुना कर देंगे तो एमीटर की जो रीडिंग है वो किस प्रकार प्रभावित होगा। दोस्तों एमीटर की जो रीडिंग है इसमें आधा हो जाएगा दोस्तों। एमीटर का जो रीडिंग है, अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो एमीटर का जो रीडिंग है वो आधा हो जाता है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि एमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द वायर इसको देखा जाता है, यानी किसी वायर से कितना करंट जा रहा है इसको देखा जाता है। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में, और एमीटर जो होता है हमेशा ये सीरीज में होता है दोस्तों। एमीटर जो होता है सीरीज में होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों वो हमेशा पैरेलल में ज्वाइंट होता है दोस्तों। अगला है रहोस्टेट टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर एंड देयर बाई कंट्रोल द करेंट। करेंट को कंट्रोल करने के लिए और रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज करने के लिए। रेजिस्टेंस जो होते हैं प्रतिरोधक होते हैं, वो करेंट को जाने से रोकते हैं, उसके लिए रहोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट, मतलब 2 जगह पर जो है सर्किट में कितना करंट पहुंच रहा है इसको मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और ये हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हो कि एमीटर जो है, एमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू सीरीज, यानी ये सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज ऑफ सर्किट, यानी सर्किट में ये सीरीज में होता है टू फाइंड द करेंट, करेंट को पता लगाने के लिए होता है दोस्तों। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों ये एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है तो एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करेंट होती है। एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, सो इफ़ इट हैव हाई रेजिस्टेंस, अगर इसके पास अगर हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, इट विल बी अफेक्टेड द रीडिंग एज द करेंट विल बी रिड्यूस इन द सर्किट। अगर जो है इसकी रीडिंग अगर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाता है तो इसकी जो रीडिंग हो जाएगी दोस्तों वो इफेक्ट होगी, रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों, इसकी जो रीडिंग होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। बात करते हैं कि एमीटर में जो है दोस्तों, एमीटर में बहुत ही 9 के बराबर इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो डैट परफेक्ट रीडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। इस प्रकार हम परफेक्ट रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं, जब इसमें रेजिस्टेंस 9 के बराबर होगा तभी प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों इसमें परफेक्ट रीडिंग। चलिए, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ। यानी एक टेम्परेचर जब दिया होगा दोस्तों तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है, यानी रेजिस्टेंस जो है उसके लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके मटेरियल यानी वो किस चीज़ से बने इस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब इसमें दिया है इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल, अगर तार की लंबाई को डबल कर दिया जाता है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डबल। अगर तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। हिंस द करेंट विल डिक्रीज़ टू हाफ, यानी हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करेंट जो है रिड्यूस कर जाएगी दोस्तों। यानी रेजिस्टेंस जो है हाई रेजिस्टेंस जो है वो करेंट को जाने से रोकता है दोस्तों, सर्किट में करेंट को फ्लो से रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4A में क्या है। संविधान के भाग 4A, ए जहाँ भी लगा हुआ आता है दोस्तों वो जो है संविधान संशोधन द्वारा उसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसमें जो है
भाग 4 ए में है, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, जो कि 51 ए में है। हमारे जो है 9 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें हम बात करें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ने 8 मौलिक कर्तव्यों का विचार दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों आगे बता दें, 2002 में जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इसमें, और हमारे इस प्रकार से हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 2002 में जो जोड़े गए थे, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था दोस्तों इसमें, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें वही इसमें मेंशन किया गया है, देखिएगा, इसको PDF को प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम से। इसमें अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत जो थी योजना, इसको कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो हमको बता दें कि यह जो योजना है, यह योजना जो है 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। 12 मई 2020 को शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया था दोस्तों। भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा किया गया था। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो महामारी जो आई थी कोविड-19, उस समय बहुत ही प्रभावित हुआ था। उस समय जो है कारोबारी के लिए 20 लाख करोड़ का विशेष जो है आवंटन किया जाना था दोस्तों। इसके लिए अलर्ट किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में जो है मानसून सबसे पहले आता है दोस्तों, दस्तक देता है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल इसका सही जवाब है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा से यहाँ से उठती है, हवाएं उठती है 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच से जो है हवाएं उठ रही हैं। वहाँ से जो है व्यापारिक पवन यहाँ से उठती है ऊपर की तरफ, और यहाँ केरल के तट से जाकर के यहाँ पर टकराते हैं हमारे मानसून से। और ITC जो है हमारे इस बीच में होते हैं, कर्क रेखा के आसपास में होते हैं, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। और वायु हमेशा जो है निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वायु जो है हमेशा निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ बढ़ते हैं, और जहाँ पर निम्न ताप होगा वहाँ पर उच्च दाब होगा। निम्न ताप के जगह पर उच्च दाब होते हैं और उच्च ताप के जगह पर निम्न दाब होते हैं। तो हमारा ITC जो है हमारा निम्न दाब का क्षेत्र है, तो वहाँ पर ताप जो है ज़्यादा होगा। और हवाएं जो है निम्न ताप, यानी हमारा जो निम्न ताप होगा वो 0 डिग्री के पास होगा। वहाँ से उठ करके ये ITC के पास जाएंगे और वहाँ से वर्षाएँ होगी मानसून। तो ये सबसे पहले केरल के तट पर ये पश्चिमी घाट के पास हिट करेगा और वहाँ से ये एंट्री करेगा दोस्तों। चलिए इनके बारे में और भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्षाएँ होती हैं, मानसून के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में होते हैं, और एक दूसरा होता है जिसको जून से सितंबर के बीच में होता है। जून से सितंबर के बीच में होता है। जो जून से सितंबर के बीच में होता है वही मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो केरल को हिट करती है। और दूसरा जो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, वो उत्तर पूर्वी मानसून होती है। उत्तर पूर्वी यानी राजस्थान साइड का जो मानसून होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून, वो ठंडे के मौसम में आते हैं दोस्तों। बात कर ले कि 75% से अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दोस्तों। 75% से अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बात करते हैं कि पंजाब में जो वर्षाएं होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षाएं यहाँ पर होती है ठंडे के मौसम में दोस्तों, ये बता रहे। और यहाँ देख पाएंगे कि केरल जो है
पहला है, और पंजाब जो है भारत में जो है अंतिम राज्य है जो कि वर्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों। केरल में तो सबसे पहले आ ही रहे हैं, लेकिन पंजाब में सबसे अंतिम में होती है दोस्तों ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा है। छऊ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छऊ नृत्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से? इसका सही जवाब है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि छऊ का अर्थ होता है छाया। छऊ का अर्थ क्या होता है? तो छाया। यह मुखौटा नृत्य का एक रूप है दोस्तों, यह मुखौटा नृत्य का एक रूप है। इनकी जो छऊ नृत्य की जो है 3 शैलियाँ होती हैं। छऊ नृत्य के जो है 3 शैलियाँ होती है। सबसे पहली शैलियाँ जो होती है, 3 शैलियाँ 3 जगह के होते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये 3 जगह छऊ नृत्य होता है और तीनों जगह की अलग अलग शैलियाँ हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि झारखंड का जो छऊ है उसको सरायकेला छऊ बोला जाता है, और उड़ीसा का जो छऊ है उसको मयूरभंज छऊ बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल का जो छऊ है उसको पुरुलिया छऊ बोला जाता है। पश्चिम बंगाल के छऊ को पुरुलिया छऊ बोला जाता है। और भी कुछ नृत्य हैं और उनके मूल स्थान के बारे में जानते हैं। आप इनके छऊ के बारे में जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के बारे में देखिए कि गुजरात का जो डांस है, नृत्य है, वो गरबा है। और गुजरात का जो डांडिया रास कहिए या फिर डांडिया, दोनों ही गुजरात का ही है। तारंग मेल जो है वो गोवा का है डांस। उसके बाद घूमर या गंगौर कहिए तो राजस्थान का, घूमर या गंगौर कहिए तो राजस्थान का, गोवा का कहिएगा तो तारंग मेल गोवा का नृत्य है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आया था उसमें कि पीएम जो है प्रधान ये योजनाओं का जो घोषणा हुआ है 2023 में, 2023-24 में जो योजनाओं का घोषणा हुआ है वो फर्टिलाइज़र से कौन सा योजना जुड़ा हुआ है? फर्टिलाइज़र यानी खाद्य से कौन सा योजना जुड़ा हुआ है? इस तरीके से क्वेश्चन उसमें दिखा था मुझे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि विच स्कीम इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र अनाउंस इन द बजट 2023 और 2024 के बजट में जिसको अनाउंस किया गया था वो फर्टिलाइज़र योजना का बताना था दोस्तों। वो कौन सा स्कीम था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है, इस योजना का नाम था पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम इस योजना का नाम था। वाज फर्स्ट अनाउंस इन द बजट 2023 टू 2024 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी यूनियन का हिंदी होता है संघ गवर्नमेंट। चलिए, द स्कीम एम टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र, यानी अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करके केमिकल का यूज़ करना, उसको कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का। रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र विच वाज अराउंड 2.25 lakhs crore इन 2022 टू 2023। मतलब 2022 से 2023 में इस योजना में 2.25 lakhs का कुछ अलॉटमेंट हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2018 में जो है नई दिल्ली में उद्घाटन संस्करण के बाद जो है महाराष्ट्र में इसका कार्यक्रम 2019 में हुआ था दोस्तों। महाराष्ट्र जो है 2019 में इसकी मेज़बानी की थी। 2020 में जो है असम में आयोजित किया गया था दोस्तों। 2021 में यह स्थगित रहा था, कोरोना के कारण यह जो है बंद रहा था, स्थगित रहा था। और जून 2022 में जो है हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। जून में हुआ था दोस्तों, जून में इसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। देखिए यह जो गेम है खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका पुराना नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, इसका पुराना नाम था। और यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष भारत में मनाया जाता है। और यह जो है जनवरी और फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। और 2 वर्गों में होता है। एक जो होते हैं स्कूली छात्र होते हैं जो कि 17 वर्ष से कम की आयु के होते हैं इसमें, और एक जो होता है कॉलेज के छात्र इसमें होते हैं जो कि 21 वर्ष से कम की आयु होते हैं, वो इसमें
पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं दोस्तों। इसमें बता दें कि हर साल जो है सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चे को जो है इसके लिए सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है और 8 वर्षों के लिए, 8 साल के लिए जो है 5 लाख रुपया अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 6300 अमेरिकी डॉलर जो है प्रदान किया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में दोस्तों। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें देख लीजिए, एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि रूट के एपिकल मेरिस्टेम में कौन सा कंपोनेंट होता है दोस्तों। हम जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम में जो होते हैं दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक होता है रूट होता है और एक होता है शूट होता है। रूट और शूट होता है और हम जानते हैं कि रूट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और शूट जो होते हैं वो तने के भाग को शूट कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लानिंग 5 ईयर प्लान में जो है हॉलीडे कब था। इसमें पूछा गया था कि वो छुट्टी जो होता है उसमें 5 ईयर प्लान में जो छुट्टियां थी, बीच में जो कुछ इंटरवल लिए गए थे, तो उसमें जो है 1966 से 1969 यानी 3 साल का इसमें गैप लिया गया था। इसमें इसी को बोला जाता है योजना अवकाश भी बोला जाता है, इसको योजना अवकाश भी इसको बोला जाता है। और इसमें देखिए कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म भी एक क्वेश्चन इसमें आया था मुझे। देखिए कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद होता है दोस्तों, जिसमें कि पावर शेयरिंग की बात होती है। इसमें 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन भी बोला जाता है और एक स्टेट होते हैं। इसमें पावर का डिवाइड होता है दोस्तों, इसमें फेडरलिज्म उसी को बोला जाता है दोस्तों। बाकी सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं, हो गया दोस्तों। यह वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।